So radiation, this is the third method for heat transfer. तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी टेम्परेचर पे है, so it emits electromagnetic wave because of its temperature. और जितना टेम्परेचर होगा बच्चों, उसके अकॉर्डिंगली ये एनर्जी रेडिएट करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम बता रहे हैं कि सन से एनर्जी जो अर्थ पे आ रहा है, इसका मेथड क्या है? रेडिएशन। सनलाइट जो विजुअल लाइट है, अदर लाइट्स भी हैं, सॉरी अदर वेव भी हैं, अलग अलग वेवलेंथ का होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे ईएम वेव्स क्या होता है 12th में, बट थोड़ा सा आइडिया, लाइट जो है एक ईएम वेव का एक पार्ट, विजुअल लाइट, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है। और लाइट या ईएम वेव्स ट्रेवल इन मीडियम विथ स्पीड, सॉरी ट्रेवल इन वैक्यूम और एयर विथ स्पीड c। तो मीडियम में इसका स्पीड थोड़ा कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब पढ़ाया जाएगा। सो रेडिएशंस के लिए क्या हमें कोई मीडियम की जरूरत है? मीडियम की जरूरत है बच्चों? नहीं नहीं, है ना। अगर कहा जाए कि ये ईएम वेव रेडिएट कर रहा है तो वो किस वेवलेंथ का होगा? तो इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिंपली कर रहे हैं ईएम वेव all wavelength, all frequency of different intensity. This radiation consists of all wavelengths of different intensity. For radiation, no medium is required. अगर कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तुम अगर हाथ रखते हो तो तुम्हें गर्मी फील होती है कि हाँ हमें कुछ फील हो रहा है। जैसे हीटर है, हीटर के पास जाकर हाथ दूर में रखो, है ना। जिसे प्रेशर कुकर में खाना बन रहा है और प्रेशर कुकर से जस्ट थोड़ा दूर पे हाथ रखो, यू विल फील द हॉटनेस। टच करोगे तो अलग होगा। तो टच करने के बाद जो आएगा वो उसके उस केस में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा बच्चों, वो होगा बिकॉज ऑफ कंडक्शन। और दूर रखे हुए तब जो तुम गर्मी फील कर रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन। इज इट क्लियर? यस सर। अब इतना तो आइडिया है बच्चों कि अगर if temperature of the body is more, it will radiate more energy. अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है किसी बॉडी का, सपोज ये चौक है, ये रूम टेम्परेचर पे है, तो क्या ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है? तो इट इज एज्यूम्ड इनिशियली कि नहीं, ये रेडिएट नहीं कर रहा है, बट बाद में पता चला कि नहीं, ये भी रेडिएट कर रहा है एनर्जी, और इस पे सराउंडिंग का भी रेडिएशन आ रहा है। ठीक है। तो पहला सिस्टमैटिक स्टडी, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्रिवोस्ट थ्योरी। इन्होंने पहली बार सिस्टमैटिक स्टडी किया और इन्होंने कहा so all body at any temperature
एक्सेप्ट एब्सोल्यूट जीरो। ये बच्चों केल्विन में जीरो है, डिग्री सेल्सियस में, एक्सेप्ट फिजिकल जीरो emit रेडिएशन। बच्चों वो रेडिएट कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तूने बढ़ा दिया है, उसको हीट किया है हाई टेम्परेचर पे एंड देन उसको रूम में हैंग किए, so that radiates एनर्जी और धीरे 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 उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि हर टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जैसे अगर रूम टेम्परेचर पे भी है ऑब्जेक्ट तो भी रेडिएट कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर और कम होना चाहिए। बट कम क्यों नहीं हो रहा? तो प्रिवोश ने कहा कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि सराउंडिंग का रेडिएशन भी उस पर फॉल कर रहा है। सराउंडिंग जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट लिया तो वॉल इज ऑल्सो रेडिएटिंग, है ना, दिस बोर्ड इज ऑल्सो रेडिएटिंग, तो इसका रेडिएशन इस पे फॉल हो रहा है, और जो रेडिएशन फॉल हुआ बच्चों, इसको इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। तो जितना एनर्जी ये नेट रेडिएट कर रहा है उतना ही एनर्जी नेट एब्जॉर्ब कर रहा है। दैट मीन्स नेट रेडिएशन जीरो हो जाएगा, बॉडी नेट एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट। इज इट क्लियर? Yes. Yes. तो उन्होंने कहा इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, this implies net energy radiated energy radiated is equal to radiant energy absorbed from surrounding। उन्होंने ये भी कहा बच्चों कि कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इफ टेम्परेचर इज हाई, कॉमन सेंस था, इट विल रेडिएट मोर एनर्जी, इट विल रेडिएट मोर एनर्जी, तो कॉमन सेंस था। उसके बाद उन्होंने कहा इफ एरिया इज मोर, दैट मींस एक्सपोज एरिया इज ज्यादा है, it will radiate more energy। है ना? और ये कॉमन सेंस है बच्चों कि अगर ज्यादा एरिया रहेगा तो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। इसका सिंपल से एग्जांपल बताते हैं बच्चों। अगर सपोज तुम्हें बचपन में स्कूल जाते थे और मम्मी दूध पीने के लिए देती थी और दूध गर्म होता था, ग्लास में ठंडा नहीं होता है, तो क्या करती है? प्लेट में वगैरह देती थी। प्लेट में, एक बड़ा सा प्लेट में, थाली में दूध को डाल दिया, है ना, तो उससे क्या हो गया कि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, सो इट विल रेडिएट मोर एनर्जी, तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। हालांकि उसके साथ एक और भी कहानी होती है कि फैन भी ऑन कर देते हैं, है ना, दूध ठंडा करने के लिए। थाली में भी डाल दिया, फैन ऑन कर दिया। फैन ऑन करने से जो इफेक्ट होता है वो एग्जैक्टली कन्वेक्शन होता है। मोर एयर पार्टिकल विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द मिल्क और फिर वो एनर्जी लेके जाएगा, है ना, ज्यादा कन्वेक्शन ज्यादा होगा, तो रेडिएशन भी बढ़ता है, कन्वेक्शन भी बढ़ता है। कन्वेक्शन भी डिपेंड करता है कि कितना सरफेस एरिया है, रेडिएशन भी डिपेंड करता है कितना सरफेस एरिया है। ठीक है, तो इन्होंने प्रिवोश ने ये कहा। यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। अब बच्चों हम लोगों ने एक बात किया
कि इस पे रेडिएशन फॉल कर रहा है, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो एक चीज देखना, एक होगा बॉडी रेडिएशन इमिट करेगा और एक होगा एक बॉडी पे रेडिएशन फॉल कर रहा है सराउंडिंग से, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है and some radiation is fall incident on this, कुछ रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हुआ, लाइट रेज इस पे आया। अब ये इंसिडेंट एनर्जी को क्या क्या कर सकता है बॉडी, ये बॉडी क्या करेगा बच्चों, हो सकता है इस रेडिएशंस को इसने क्या कर लिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। होता है ना, सरफेस पे आया और क्या हो गया, लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। और रिफ्लेक्टेड लाइट और इमिटेड लाइट दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड का मतलब जिस वेवलेंथ का है बच्चों, उसी वेवलेंथ का लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा। कुछ एनर्जी को इसने क्या कर लिया बच्चों, एब्जॉर्ब कर लिया। इसको लिखते हैं बच्चों EA, जितना एनर्जी फॉल हुआ वो एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि कुछ लाइट वेव क्या हो गया बच्चों, पास हो गया, ट्रांसमिट कर दिया, अपने थ्रू जाने दिया। इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट, ET। समझो हमने क्या कहानी कहा, इस पे कुछ एनर्जी इंसिडेंट हुआ, जो इंसिडेंट एनर्जी है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया बच्चों, कुछ पार्ट इसने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ पार्ट इसने ट्रांसमिट कर दिया। So can we write this formula? Yes, sir. Good. तो पावर अभी तक नहीं आए, पावर सप्लाई, बस 5% बचा हुआ लैपटॉप में चार्ज बंद हो सकता है। अब कुछ स्पेशल केस लेते हैं बच्चों, यह स्पेशल केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ EI इज इक्वल टू EA, इसका मतलब इस बॉडी ने सारा एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं किया, 100% एब्जॉर्ब कर लिया, 100%। इसको क्या कहेंगे बच्चों, ऐसे बॉडी को 100% एब्जॉर्बिंग बॉडी। और किसी को पता है कि इसका क्या नाम है, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। बहुत ही बढ़िया। सो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन ये है बच्चों, है ना, दिस इज आइडियल केस। कोई भी बॉडी ब्लैक क्यों दिखता है पता है, क्योंकि अगर रेज उस पर इंसिडेंट हुआ उसके बाद रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, आया ही नहीं रेज, इसलिए वो ब्लैक दिखता है, कुछ भी नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज ब्लैक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ब्लैक बॉडीज को कहेंगे। अगर मान लो कोई कहे कि जितना इंसिडेंट हुआ बच्चों उसका सारा एनर्जी क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, ये भी आइडियल केस है, ये परफेक्ट, ये है, इसको बोलेंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। और एक और केस क्या हो सकता है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंसिडेंट हुआ बच्चों उसका सारा का सारा एनर्जी क्या कर दे, ट्रांसमिट कर दे, अपने थ्रू पास होने दे, तो कहेंगे परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी। जैसे ग्लास,
मोस्ट ऑफ द लाइट, परफेक्टली नहीं है बट मैक्सिमम लाइट को वो ट्रांसमिट होने देता है। परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। यहां तक क्लियर? यस सर। मैं डेफिनेशन दे रहा हूं। एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर का सिंबल ऐसे दिखाते हैं, ए से डिनोट करते हैं। दिस इज डिफाइंड एज एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट। और इस एब्जॉर्प्टिव पावर को एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं। तो बताना एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टिविटी क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है या इसका कुछ डायमेंशन है? गुड। देखो चाहते भगवान के तुम लोग पढ़ाई करो, पावर आ गया, पावर सप्लाई आ गया, बस अभी 2% बचा हुआ था बैटरी। बहुत सारे बच्चे निराश हो गए होंगे। एब्जॉर्प्टिव पावर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हर्षल महाजन ने एकदम सही आंसर दिया है, बिकॉज एनर्जी अपॉन एनर्जी। व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। फॉर अदर बॉडी ब्लैक ए क्या होगा? मोर देन 1 या लेस देन 1? लेस देन 1। लेस देन 1। अगर मैं कहूं कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी का क्या हो जाएगा? ए। Zero. जीरो, बिकॉज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग जितना है सब रिफ्लेक्ट कर दिया, हो जाएगा 0। सो बच्चों एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है और एक ब्लैक पेंटेड ऑब्जेक्ट है। एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है जिसपे शाइनिंग पेंट किया, सिल्वर पेंटिंग है ना। शाइन करने का मतलब क्या हुआ? जो लाइट उस पर इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हो आ रहा था, हमको लगता है को शाइन कर रहा है। सो which body is better absorber? Black body or shining object? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। Black body is good absorber, मतलब बेस्ट ऑब्जर्वर, 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। बच्चों आज तुम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ लिया ब्लैक बॉडी का। आई होप कि लिख लिया होगे, मैं मिटा रहा हूं। यस। तो कैपेसिटर के डाउट्स पूरे कंप्लीट कर लेना। एसकेपी इस बार एसकेपी सर का क्लास लगा है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। और प्रिभुष ने ये बताया कि कोई भी बॉडी जो है वो रेडिएट करता है एनर्जी, लेकिन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, कितना रेडिएट करेगा ये उन्होंने नहीं बताया। तो एक सिस्टमैटिक स्टडी, एक फाइनल फॉर्मूला जो दिया गया, दैट इज गिवन बाय स्टीफेंस। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं सर। यार से तो ठीक ही दिखा रहा है नो सर। ठीक है। सो स्टीफेंस लॉ, या इसी को बोलते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ।
स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। एक्चुअली स्टीफेंस ने ये जो फॉर्मूला भी बताऊंगा उन्होंने डिराइव किया था एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के बेसिस पे उन्होंने कुछ डेरिवेशन किया, एंड बोल्ट्जमान ने कुछ ही दिन बाद बहुत ये में उन्होंने थ्योरेटिकली इसको डिराइव किया, इसलिए इसको बोलते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ। उन्होंने बताया बच्चों कि कोई भी बॉडी जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड, जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है कोई भी बॉडी पर सेकेंड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। मतलब बॉडी के टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शन। लेकिन टी किस में होना चाहिए? टेम्परेचर केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर होना चाहिए, ध्यान देना है, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जो प्रीवोस्ट ने भी बताया था कि मोर द सरफेस एरिया इट विल रेडिएट मोर एक्सपोज्ड सरफेस। एंड एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको लिखते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। और ये आता है बच्चों 5.76 into 10 to the power -8। Can you find what will be the unit of this sigma? ये क्या है बच्चों? This is energy radiated per second। जूल पर मीटर स्क्वायर केल्विन। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड मतलब जूल पर सेकंड, मतलब वॉट, है ना। तो ये सिग्मा हो जाएगा बच्चों वॉट बाय एरिया पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। केल्विन टू द पावर 4। और ये जो इतना रेडिएंट एनर्जी है बच्चों, दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर ब्लैक बॉडी। ओके सर, अदर देन ब्लैक बॉडी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों? अदर देन ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ए टी टू द पावर 4, और एक टर्म आता है दिस इज कॉल्ड इमिसिविटी। दिस इज कॉल्ड इमिसिविटी। और इमिसिविटी विल बी अगेन लेस देन इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1 किसके लिए? ब्लैक बॉडी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सवाल एक ले लो। बच्चों यहाँ पे क्या होगा ये लिखना है, तुम लोग बताओ क्या होगा।
बच्चों कितना आसान से सवाल है, और ऐसे सवाल मेडिकल में आते हैं, यही सवाल हो सकता है आज। 27 डिग्री पे एक बॉडी जो रेडिएट कर रहा पावर, वो पी नॉट रेडिएट कर रहा है। अगर इसका टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, 127 डिग्री सी कर दिया, तो कितना एनर्जी, कितना पावर रेडिएट करेगा बच्चों? वो जो भी बॉडी है उसका ई वही रहेगा, सिग्मा तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, स्टीफेंस कांस्टेंट, एरिया वही बॉडी है तो सेम, टेम्परेचर का पावर 4 है ना। तो P डैश बाई P नॉट क्या हो जाएगा, P डैश बाई P नॉट मतलब फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर का पावर 4। और ये बच्चों केल्विन में लिखना है। केल्विन में फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये इज इट 400 केल्विन 127, और ये कितना है 300 केल्विन। सो ओंकार इसका पावर 4 होगा, और ये हो जाएगा बच्चों 4 to the power 4, 16 into 16 डिवाइड बाई 9 into 9 ना। सो P डैश इज इक्वल टू इतना P नॉट। आई होप कि सबसे सॉल्व तो होना ही चाहिए। और मैं बता रहा हूं एक ऑप्शन तो ये जरूर रहेगा कि 127 डिवाइड बाय 27 टू द पावर 4, एक ऑप्शन ये रहेगा जो बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान देना हमारे बच्चे गलती ना करें। टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है ना, वो टेम्परेचर इन डिग्री सी प्लस 273 होता है, ठीक है। यस सर। तो डिग्री सी में हमने दिया था टेम्परेचर 27 डिग्री सी इज इक्वल टू 27 प्लस 273 केल्विन। ये बच्चों पहला दूसरा क्लास में पढ़ाते हैं यार, केजी यूकेजी में। तो ये हो गया 300 केल्विन। अभी समझ में आया? यस यस सर। यार कैसे तुम लोगों को स्ट्राइक नहीं करता? मैं तो बोल रहा था टी किस में होना चाहिए, केल्विन में। क्यों बोल रहा था? हमने दिया डिग्री सी में, बट तुम्हें कन्वर्ट करना होगा। चलो कोई बात, पूछ लिया ये अच्छा। अमृता क्लियर? यस सर। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। तो दो स्फीयर है और इसका टेम्परेचर भी T1 है और इसका भी टेम्परेचर T1 है, ठीक है। इसका पावर इमिटेड P और इसका पावर इमिटेड P डैश। both have same surface finish। What is the ratio of power emitted? Emitted power का रेशियो क्या है? बोलो बच्चों क्या कर सकते हैं इसमें? इस बार तो सही जवाब आना चाहिए। और कौन देगा? यश काकुस्ते देगा। कैसे निकाले रेडियंट? यश काकुस्ते एंड रश्मि सूर्यवंशी, कौन सबसे पहले आवाज देता है? बच्चों देखो यहाँ पे दिया है कि बोथ हैव सेम सरफेस फिनिश, इसका मतलब दोनों का ई सेम है।
E sigma A T1 to the power 4. Natasha, is it clear? सिग्मा तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, E इक्वल दिया है, T1 गया, A डैश बाई A बच्चों, हाउ मच A डैश 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू r का स्क्वायर 4:1। ऐसे ही सवाल आते हैं यार मेडिकल में, इससे टफ नहीं होता है। बताओ तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, ये सबको तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। बच्चों अगर सपोज ऐसा एक सवाल दे दे कि सेम मास का 3 ऑब्जेक्ट है, one object is solid sphere, second object is cube, solid cube, and third is disk. Power radiated same object at same temperature. Power radiated of object 1 is P1, P2 and P3. बच्चों इसको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या अगर इक्वल है तो इक्वल ही तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, सेम मास है बच्चों। आए उसने कुछ मैसेज किया। बच्चों सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? डिस्क का। और सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा? सॉलिड का। तो ये ध्यान देना, फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, क्योंकि मास सेम है, सॉरी डेंसिटी सेम है, सेम ऑब्जेक्ट, फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम स्फीयर विल हैव द लीस्ट सरफेस एरिया। क्या ये कंसेप्ट कहीं पढ़ाया था? और रोटेशनल मोशन, Yes, sir. और कहीं? बच्चों हमने ये कंसेप्ट और पढ़ाया था, कहां पे पता है? सरफेस टेंशन में। क्योंकि कोई भी लिक्विड अगर हम छोड़ते हैं तो वह स्फेरिकल शेप लेना क्यों चाहता है? टू डिक्रीज इट सरफेस एरिया। सबसे लीस्ट सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का। तो सबसे कम रेडिएट करेगा सॉलिड स्फीयर बच्चों, तो सबसे कम हो जाएगा P1, सबसे लीस्ट हो जाएगा बच्चों, इससे क्यूब का ज्यादा ही होगा, थोड़ा ज्यादा होगा P2, और सबसे ज्यादा जो होगा वो डिस्क का होगा P3। ठीक है बच्चों, आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा। समीक्षा बाग, इज इट क्लियर? आ रहा पूरा समझ में? समीक्षा, आज अदिति गायब है। 2 3 4 5 6 7 गायब है। 7 किसका नंबर है? आयुष 7 कौन है?
चैतन्य करके है क्या कोई बच्चा? नहीं सर, अथर्व करके सर। अथर्व करके कौन है? पारिक सर। नहीं, अथर्व पारिक तो है। अथर्व अथर्व पारिक है। गांगुर्दे। चलो, और कौन है? 12 11 नहीं है। दिशा 11 कौन है? 13 14 15 नहीं है। 15 तो लगता है काजल है। काजल बाफना नहीं है। 16 17 चलो बच्चों, मिटा रहा हूं ये। और थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। दिया परदेशी नहीं है क्या आज? दिया परदेशी एब्सेंट है। चलो बच्चों, चलो, अगर कोई बॉडी अगर टेम्परेचर टी पे इतना रेडिएट कर रहा है, बट सराउंडिंग का भी टेम्परेचर कुछ, सराउंडिंग का रेडिएशन कुछ फॉल कर रहा है, तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। सो नेट एनर्जी रेडिएटेड अगर बात करें, नेट एनर्जी लॉस ऐसे बात करें, नेट एनर्जी लॉस कितना होगा, तो बताएंगे बच्चों क्या होगा। ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 इतना इमिट किया, और बच्चों इस पे जो फॉल होता है सराउंडिंग से रेडिएशन, वो भी सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया है, तो जो सरफेस एरिया ए और बच्चों सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट है, टी नॉट टू द पावर 4, और यहां भी सिग्मा होगा, ठीक है ना, सिग्मा 8 टी नॉट टू द 4, और जितना रेडिएशन फॉल हुआ वो सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एब्जॉर्प्टिव पावर ए है, तो यहां हो जाएगा ए। सो कैन वी से दिस इज द नेट लॉस ऑफ एनर्जी। टी नॉट क्या है? टी नॉट इज सराउंडिंग टेम्परेचर। टी नॉट इज सराउंडिंग टेम्परेचर। सो सर ए क्या बताया आपने? ई बताया था ना, इमिसिबिलिटी, ए फॉर एप्पल। एब्जॉर्प्टिव पावर शुरुआत में बताया, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट, इसी को ए कहा था। तो अगर एनर्जी इंसिडेंट होगा ई आई, तो कितना पार्ट एब्जॉर्ब करेगा? ए टाइम्स ऑफ ई आई। तो ई आई हो जाएगा बच्चों सिग्मा 8 टी नॉट टू द 4 ए। स्टीफेंस ने कहा कि इतना होगा, और उस बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर है ए, तो इतना करेगा, ठीक है। आज अभी कुछ देर में हम लोग प्रूफ करेंगे बच्चों कि E इज इक्वल टू ए होता है। वी विल प्रूफ इट वेरी सून, ठीक है। तो E सिग्मा A T to the power 4 minus T naught to the power 4 as E is equal to A। अभी मैंने प्रूफ नहीं किया, बट कुछ देर में ही कर दूंगा मैं। Emissivity is equal to absorptive power। Net loss of energy per second। बच्चों अगर T ज्यादा है T नॉट से, तो एनर्जी लॉस करेगा और बॉडी का टेम्परेचर कम हो, मतलब वो बॉडी कूल डाउन। अगर सपोज बॉडी का टेम्परेचर T कम है T नॉट से, सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे आइस का ब्लॉक, आइस का ब्लॉक -10 डिग्री सी पे रूम में रख दिया, देन व्हाट यू विल फाइंड, उसका टेम्परेचर बच्चों बढ़ेगा, क्योंकि सराउंडिंग का रेडिएशन जो फॉल हो रहा है वो ज्यादा फॉल हो रहा है
और वो जो इमिट कर रहा है वो कम इमिट कर रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो अगर T ग्रेटर देन T नॉट है, सो इट विल कूल। अगर बच्चों मैं बात करूं कि टेम्परेचर किस रेट से कम होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज, तो पता है वो एनर्जी, अगर मास बॉडी का m है, स्पेसिफिक कैपेसिटी s है, तो ms इंटू डी टी, या टेम्परेचर में छोटा सा चेंज हुआ कितना एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि कम होगा तो ये रिलीज करेगा और बढ़ेगा तो इंक्रीज, मतलब dt बढ़ेगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हम पर सेकेंड की बात करें, या ऐसे लिखते हैं कितना एनर्जी टेम्परेचर उसका चेंज होगा, ms dt दैट इज इक्वल टू जो नेट एनर्जी रेडिएट कर रहा है बच्चों, नेट एनर्जी लॉस हो रहा है u इंटू dt। कैन वी राइट दिस, u पर सेकेंड है, dt टाइम में इतना एनर्जी रिलीज करेगा, और ये माइनस साइन लगेगा लगाएगा बिकॉज ये रिलीज कर रहा है। तो ये dt को इधर लेकर आ जाओ, तो ms मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, तो ये dt बाई dt निगेटिव होगा, दैट्स व्हाई ये माइनस साइन है, बिकॉज टेम्परेचर फॉल हो रहा है। एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला पे आ गया बच्चों, इसको बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, E सिग्मा A अपॉन ms साइन माइनस, बिकॉज ये निगेटिव होगा। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर क्या ये फॉर्मूला, and this will be called rate of cooling। अगर रेट ऑफ कूलिंग कहेंगे तो फिर मैग्नीट्यूड बोल देंगे बच्चों, किस रेट से उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी कहेगा कि कितना नेट पावर लॉस कर रहा है, नेट लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, एक टर्म ये पूछता है, और एक टर्म पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर किस रेट से कम हो रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हो जाएगा बच्चों नेट एनर्जी लॉस पर सेकेंड, और इसमें डिवाइडेड कर देंगे m इंटू एस से, दिस इज व्हाट मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो रेट ऑफ कूलिंग और नेट एनर्जी लॉस, नेट पावर रेडिएटेड, दोनों में डिफरेंस मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, दो बॉडी है ऑफ सेम रेडियस, सेम मटेरियल, सेम सरफेस फिनिश, बट एक बॉडी सॉलिड है, दूसरा बॉडी हॉलो। क्या कह रहा हूं, सेम मटेरियल, सेम सरफेस फिनिश,
सेम टेम्परेचर T1। अगर मैं बात करूं एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, दिस इज द बॉडी 1, ये टोटल एनर्जी, नेट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, इसका U1 है, दूसरे का U2 है। तो यहाँ पे क्या लिखूं, इक्वल साइन पुट करूं, ग्रेटर पुट करूं या लेसर पुट करूं? इनिशियली एनर्जी रेडिएटेड बाय द टू बॉडी पर सेकेंड, देन यू विल से सर कि ये इक्वल होगा। व्हाई? बिकॉज E सेम, सेम सरफेस, सिग्मा सेम, एरिया भी सेम, सेम रेडियस है, R दोनों का मैंने कहा R T इतना हो जाएगा। बट अगर सवाल ये पूछा जाएगा, बहुत ही फेमस सवाल बच्चों, कि दोनों को अगर हैंग कर दिया रूम में सेम आइडेंटिकल एनवायरनमेंट में, तो फर्स्ट का रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्या होगा बच्चों? इज इट इक्वल? Which body will cool down with the greater rate? Faster rate से कौन cool होगा? hollow object. Hollow will cool down with the faster rate. Because देखो यहाँ पे ms नीचे में है, रेट ऑफ कूलिंग इस पे भी डिपेंड करेगा। s तो सेम है बच्चों, बट मास इसका ज्यादा है, इसका मास कम है, तो ये छोटा क्वांटिटी डिवाइड होगा, छोटा क्वांटिटी डिवाइड होगा, इसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा। सो इट विल कूल डाउन विद द फास्टर रेट। क्या सबको क्लियर ये? और इक्वेट कर सकता हूं ऐसे बच्चों जिसको समझने के लिए कि देखो दोनों का बाहर का टेम्परेचर तो सेम है, दोनों एनर्जी तो सेम रेट से करेगा, कहेगा मेरा भी टेम्परेचर सेम है तो मैं भी उतना एनर्जी रेडिएट करूंगा। बट इसके पास ज्यादा एनर्जी है, मास ज्यादा है, तो पूरा मास T टेम्परेचर पे इट possesses मोर एनर्जी कंपेयर टू दिस। एनर्जी दोनों लॉस किया सेम, बट इसके पास ज्यादा है। ये सपोज 1% अपना एनर्जी लॉस किया होगा, सपोज इसके पास टोटल एनर्जी 100 जूल है और 1 जूल लॉस कर दिया, इसके पास टोटल एनर्जी है 10 जूल, मास छोटा है, और 1 जूल लॉस कर दिया, तो ये 1% लॉस किया अपना एनर्जी, और ये कितना किया तो 1 ही जूल एब्सोल्यूट में, बट रिलेटिव में कितना किया? 10% लॉस किया। दिस कैन बी आल्सो एज्यूम्ड इन दिस वे। बच्चों हमारे पास 2 बीकर है, और सोचो कि दोनों के बॉटम में सेम क्रॉस सेक्शन का एक होल पंच कर दिया, वाटर इज फिल्ड अप टू सेम लेवल। देखो हाइट दोनों का सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों को ओपन किया, इससे जो V निकलेगा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स यू रिमेंबर? 2gh, √2gh। √2gh। इसका भी वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स √2gh हो जाएगा। और ये सवाल पूछा था कि कितना वॉल्यूम पर सेकेंड बाहर आ रहा है लिक्विड, तो दोनों में सेम होगा इनिशियली। बट अगर मैं पूछूं कि ये जो रेट, जिस रेट से हाइट कम हो रहा है, क्या ये दोनों में सेम है या दोनों में डिफरेंट है? बोलो बच्चों। अलग अलग। रेट जो हो रहा है वो दोनों में डिफरेंट होगा। This will go down slowly, but this will go down at fast rate because ये certain volume के लिए इसको ज्यादा हाइट कम करना पड़ेगा because इसका क्रॉस सेक्शन या कम है। So the same concept is this. You can realize this, you can visualize in this way. So I hope everyone is comfortable with this. This one is greater. Next concept आता है देखो न्यूटन साहब यहाँ भी है,
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन साहब ने हर जगह अपना काम किया, हर जगह अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये स्टीफेंस लॉ से पहले दिया, बहुत पहले। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये लॉ दिया कि सपोज एक बॉडी है और सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है बच्चों, इस बॉडी का टेम्परेचर T है, तो जो भी हमने रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लिखा था वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, T⁴ माइनस T⁴। उससे पहले इन्होंने दिया था कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी will be proportional to temperature difference of the body to the surrounding, इसके प्रोपोर्शनल। और एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या होगा उस बॉडी का उस सराउंडिंग टेम्परेचर पे। सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ये के का वैल्यू चेंज होगा। और ये साइन माइनस इसलिए बिकॉज ये नेगेटिव। So this is called Newton's law of cooling, and this is differential format of Newton's law of cooling. बच्चों अगर मैं बात करूं कि एक बॉडी है तो 70 डिग्री सी और सराउंडिंग टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री, उसको छोड़ दिया तो टेम्परेचर कम होता है 70 से 60। बच्चों आ गया कुछ टाइम, जस्ट पहले गेस करना क्या इसका रेट ऑफ कूलिंग, बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट होगा या चेंज होगा टाइम के साथ। 70 डिग्री पे मैंने छोड़ा तो 1 डिग्री चेंज होगा। ठंडा होने में अगर 2 मिनट लगा है तो नेक्स्ट 1 डिग्री कम होने में कितना लगेगा, 2 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा या 2 मिनट से कम। या अगर मैं कहूं कि 70 डिग्री से 60 डिग्री होने में अगर सपोज 20 मिनट टाइम लगा है बॉडी को कूल होने में 70 से 60, तो 60 से 50 डिग्री होने में बच्चों कितना टाइम लगेगा? विल इट बी 20, मोर देन 20 या लेस देन 20? भगवान ने जो सब दिमाग दिए हैं ना वो तुम लोग कहाँ यूज करते हो? सलोनी कहाँ? यार ये स्लो रेट से कूल होगा, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा बच्चों ये कम एनर्जी रेडिएट करेगा, लेजी हो जाएगा। रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे कूल डाउन हो रहा है, जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो dt बाई dt कम हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो 10 डिग्री सी अगर कम होने में, पहला 10 डिग्री सी में अगर 20 मिनट लगा बच्चों तो दूसरे 10 डिग्री सी में क्या लगेगा? ज्यादा ज्यादा लगेगा बच्चों, वो स्लो हो गया है, कम एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना? तो ये दिमाग में रखना। कुछ बच्चों ने मैसेज किया इक्वल, बच्चों इक्वल इज नॉट द करेक्ट आंसर। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्मेट बच्चों, बट इससे तुम्हारे लिए ज्यादा लेना देना नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, लास्ट 2-3 मिनट से एकदम ध्यान से देखना। एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इस पे सवाल आता है नीट में। पहले तो हीट ट्रांसफर का मतलब ही होता था बस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं था हीट ट्रांसफर। तो क्या होता है फॉर्मूला? एवरेज फॉर्म। अच्छा ये डिफरेंशियल फॉर्म केल्विन में भी हो सकता है या डिग्री सी में लिखो, दोनों चलेगा, बिकॉज ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है।
ओके, तो ये थीटा माइनस थीटा नॉट लिख दो, चलेगा। अब एवरेज फॉर्म, जैसे मैंने सवाल किया कि 70 से 60 डिग्री आ गया, तो डी थीटा बाई डी टी को लिख लेते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू, थीटा तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर टाइम पे थीटा है, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा तो अलग होगा। तो अगर कहा कि एक बॉडी का टेम्परेचर थीटा 1 था पहले और बाद में हो गया थीटा 2, सराउंडिंग टेम्परेचर है थीटा नॉट, थीटा 1 से थीटा 2 हो गया, तो ये थीटा क्या लिखूं, व्हाट शुड बी दिस थीटा, थीटा 1 लिखूं, ये थीटा 2 लिखूं, तुम कहोगे सर बेटर क्या करो आप एवरेज ले लो। जब इंटरवल में लिखेंगे बच्चों एवरेज फॉर्म लिखेंगे तो दिस विल बी द फॉर्मूला। और आज का लास्ट सवाल बच्चों, बच्चों ये सवाल सॉल्व करो, क्या लिखें कैसे लिखें, बहुत ही फेमस सवाल, आज सीख लिया ये, सोचो तो आज का क्लास सफल रहा। कुछ आज सीख के जा रहे हो बच्चों, ऐसे सवाल तो आने ही चाहिए, मतलब पढ़ लिया तो ये आना ही चाहिए। A body cools down from 70 to 60 degree C in 20 minutes. तो पहला हम लोग लिखेंगे, इस फॉर्मूले को लिखेंगे, डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस 70 डिग्री सी माइनस 10 है ना, डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों 20 मिनट, दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2, 70 प्लस 60 बाई 2, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री, इज इट क्लियर, माइनस रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सी, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा सवाल में पूछा है 60 डिग्री टू 50 डिग्री सी, ये भी हो जाएगा बच्चों माइनस 10 डिवाइड बाय कितना टाइम लगा टी, जो निकालना है मुझे, दिस इज इक्वल टू के इंटू 60 प्लस 50 बाई 2, 55 माइनस 25 इक्वेशन 2, सो टी बाई 20 दोनों को डिवाइड कर दो, माइनस के चला जाएगा बच्चों, माइनस के चला गया, ये बचा 40, ये बचा 30, ये 20 इधर चला जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या ये 100% क्लियर? Yes, sir. बाय बच्चों।